Hello to one and all. Welcome back to Mission Padhai YouTube channel. So what we are going to start today. तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है ज्योग्राफी का जो चैप्टर हम लोगों का है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। ये जो चैप्टर हमारा दो पार्ट्स में हम लोगों ने ये इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। ये आपका पहला पार्ट है और जो आपका दूसरा पार्ट रहेगा वो भी आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आधा ही चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, कवर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मिशन पढ़ाई एक यूट्यूब चैनल है। ये एक ऐसा स्टडी का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको क्लास 10th का एसएसटी से रिलेटेड हर एक नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, हर एक वीडियोज प्रोवाइड हो रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज आ रहा है, सुपर 30 एमसीक्यूज का सीरीज आ रहा है। अगर बात करें तो हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम लोग एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, सैम्पल पेपर सीरीज, जिसमें हम लोग टोटल 5 to 10 सैम्पल पेपर्स जिसमें हम लोग 5 to 10 सैम्पल पेपर्स करेंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आज का हमारा टारगेट है 500 लाइक्स का। प्लीज़ आप इस 500 लाइक्स को आज कंप्लीट कर दीजिएगा। और इतना तो ये हो कि आज का जो सब्सक्राइबर है वो कम से कम 200 सब्सक्राइबर्स प्लस हों, 200 सब्सक्राइबर्स और बढ़ें, ठीक है। आज का हमारा इस वीडियो से ही हमारा टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th का ये हमारा चैप्टर 1 है। इसके पहले आपको चैप्टर 2 मिल चुका था ऑलरेडी ही। तो रिसोर्सेज के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय रिसोर्सेज। So everything in our environment which can be used to satisfy our needs is technologically accessible. ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable is termed as resource. दैट मीन्स कि जो भी चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो कि हमारे जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करे, कि हमारा जो ज़रूरत है उसको वो पूर्ण करे, मतलब कि पूरा करे, जो कि टेक्नोलॉजी के मदद से एक्सेस भी हो सके, ज़्यादा कॉस्टली ना रहे, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब, और जो कल्चरली एक्सेप्टेबल होने लायक हो, उसी को रिसोर्स कहते हैं। पहले के अगर क्लास 6 to 8 तक की बात करें तो आपका रिसोर्स का डेफिनेशन बस यहीं तक होता था कि एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स और इज नोन एज रिसोर्स। मगर इसमें 10th क्लास में एक और वर्ड अब आपका जुड़ रहा है जो कि क्या है, एंड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। दैट मीन्स बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो हमारे टेक्नोलॉजी में जिसका हम लोग यूज कर सकें, टेक्नोलॉजी के मदद से जो चीज़ रिसोर्स हमारे तक पहुँचे, उसकी सही टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो हमारे पास, जो कि ज़्यादा कॉस्टली ना रहे और जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन भी है रिसोर्सेज के। दैट मीन्स कि कैटेगरीज में कुछ है रिसोर्सेज को बांटा गया है। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज को 4 तरीकों में बांटा गया है। चलिए अब वो 4 तरीके देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब क्या है? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब जो होता है जो लिविंग थिंग होता है, और एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग होता है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ रहे हैं। और दूसरा हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि कौन सा जल्दी ख़त्म होता है, क्या ख़त्म होता है फिर दोबारा नहीं जनरेट हो सकता, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लासेज 6th to 8th में। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है। इन चारों कैटेगरी में हम लोगों का रिसोर्स बांटा गया है।
अब हम लोग बायोटिक और एबायोटिक की बात कर लें। दैट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और एबायोटिक के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बायोटिक का सिंपल सा मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग, लिविंग, और इसका मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन होता हो और जिसमें लाइफ हो, जो लिविंग हो, लिविंग चीज़ें हों, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा। अच्छा, फ्लोरा और फौना में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। मैंने आपको जो चैप्टर 2 पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। एक सेकंड, एक खाली पेज पे चलें, तब अभी हम आपको एकदम ट्रिक के बारे में समझा देते हैं। फ्लोरा और फौना के बारे में अगर आपको क्लासीफाई करना है तो आप किस तरह से क्लासीफाई करें? फ्लोरा, फौना, वेट अ मिनट, ये हमारा फ्लोरा और ये हमारा फौना। हाँ तो ठीक है, फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लो। और फौना मतलब फन। फ्लोरा मतलब फल होता है, फल, फल, फ्रूट्स, ठीक है। तो जहाँ पर फ्रूट्स है वहाँ पर आपका ट्रीज आपको याद होना चाहिए, यानी कि फ्लोरा फल, फ्लोरा, फ्लोरा आप लिखेंगे, ठीक है। तो फ्लोरा का क्या मतलब होता है? जिससे फ्लोरा यानी कि फल, फल कहाँ से ऑब्टेन होता है? फल हमको पेड़ से ऑब्टेन होता है। जो जो हमारे जितने भी हमारे प्लांट्स आते हैं हमारे फ्लोरा के कैटेगरी में आते हैं। प्लांट्स हमारे फ्लोरा होते हैं और जो हमारे एनिमल्स होते हैं फौना। अब फौना को किस तरह याद रखें? फौना यानी कि फौन, फन आता है यहाँ पे। फन मतलब स्नेक्स का जो होता नहीं है, स्नेक का फन होता है। तो जो फन होता है उसी से आप याद करें कि फन से स्नेक होता है, तो स्नेक एक एनिमल, एनिमल से फौना होता है। इस बेसिक से आप याद कर सकते हैं ना। अब हम लोग चल रहे हैं अपने इसी पे। बायोटिक हम लोग समझ लिए थे, ठीक है, फिशरीज, लाइव स्टॉक एटसेट्रा। अब हम लोग ए बायोटिक की बात कर लें तो ए बायोटिक हमारा वो होता है जो कि कंपोज्ड हो नॉन लिविंग थे और नॉन नॉन लिविंग थिंग्स से, इसको ए बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपका स्टोन्स हो गया, ये सब आपके ए बायोटिक आ जाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, की एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कितना उसका लाइफ टाइम। तो रिन्यूएबल होता है और नॉन रिन्यूएबल होता है। तो जो रिसोर्सेज मतलब कि रिप्रोड्यूस्ड हो सके केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस को हम लोग रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट्रीज का, ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में वो होता है जो कि लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम से बना हो और ये मिलियंस ऑफ ईयर लेता है इनके फॉर्मेशन होने में। जैसे कि मेटल्स रिसाइक्लेबल हैं और कुछ फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइक्लेबल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, और वो ख़त्म भी हो सकते हैं। जिस तरह आप उनका यूज करेंगे उसी तरह वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपने कोई जैसे आप लोग पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल्स को जब यूज करते हैं तो एक बार आपने बाइक चला दी, जहाँ से गए तो वो पेट्रोल तो दोबारा आ नहीं सकता है, ठीक है। अब ओनरशिप के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो इंडिविजुअल है, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल है। इंडिविजुअल हमारा वो रिसोर्स होता है जो कि प्राइवेट के द्वारा रन किया जाए, जैसे कि किसी का प्लॉट हो गया, किसी का हाउस हो गया, या किसी का कुछ प्रॉपर्टी हो गया। जैसे कि प्लांटेशन, पैस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा। कम्युनिटी वो होता है जो कि एक कम्युनिटी का हो, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, पब्लिक का पार्क हो गया, ये सब कम्युनिटी पे आता है। नेशनल रिसोर्सेज, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। वो दोनों प्राइवेट और कम्युनिटी तो आसान से थे, समझ सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं वो ओन्ड होता है एक नेशन या कंट्री पे। जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उस कंट्री के पर्टिकुलर, वाइल्ड लाइफ होती हैं, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जितने 12 नॉटिकल माइल्स के जितना भी ओशियन एरिया उस मतलब कि उसमें आ रहा है, एक कंट्री के पास रहता है, जो कि 22.2 किलोमीटर होता है फ्रॉम द कोस्ट,
termed as territorial water and resources therein belong to the nation। जैसे कि हमारा रोड हो गया, कैनाल हो गया, रेलवे हो गया, एटसेट्रा। तो ये हमारे नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। इंटरनेशनल में वो आता है जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रेगुलेट हो, जैसे कि ओशियनिक रिसोर्सेज जो 200 नॉटिकल माइल्स का होता है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे बिलोंग करता है और ओपन होता है ओशियन एंड नो इंडिविजुअल, जो कोई इंडिविजुअल कंट्री उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के। मतलब उनकी पहले आपको परमिशन लेनी होगी, तब आप उसको यूज कर सकेंगे अगर इन केस कोई ज़रूरत पड़ती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स में क्लासिफाइड हुए हैं। अब देख लेते हैं कि क्या है। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि फाउंड होते हैं रीजन में। ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बेसिस ऑफ स्टेटस, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसमें मैं क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ किस तरह आता है। इस तरह भी आ सकता है कि आप अभी क्वेश्चन बता रहे, पहले पढ़ लीजिए। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि फाउंड होते हैं किसी भी एरिया में, मगर यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। अब वो आप इसलिए कहिए पोटेंशियल कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी है, कोई बात है, मतलब कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो राजस्थान और गुजरात के विंड और सोलर एनर्जी बहुत पाई जाती है, मगर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कह लीजिए। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि सर्वेड होते हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमारे लिए यूटिलाइज, हम लोग उसका यूज भी करते हैं और वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी भी है। ठीक है, तो वो डेवलप्ड होता है जिसका यूज आसानी से हो जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। अब जो भी इन्वायरमेंट में मटेरियल अवेलेबल हैं जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मगर ह्यूमन नीड उसको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्टॉक कहते हैं। जैसे कि कोई मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल, स्टॉक और जो हमारा पोटेंशियल था थोड़ा सा मिलता जुलता है। जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिसके पास पोटेंशियल भी है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मगर ह्यूमन के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको स्टॉक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू यूज इट। रिजर्व हमारे वो होते हैं जो कि स्टॉक के सबसेट होते हैं, जो कि पुट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्ट, जिसका यूज अब तक स्टार्ट नहीं हुआ हो। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ये इसलिए नहीं यूज किया जाता कि कुछ फ्यूचर में अगर कोई ज़रूरत लगे तो वहाँ पर तब काम आए। ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा जैसे कि वाटर डैम्स में फॉरेस्ट एक्सेट्रा रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, ये हमारे फ्यूचर रिसोर्सेज हैं। अब एक नया टॉपिक आ रहा है जो कि क्या है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग आखिर में क्या होता है, कैसे हम लोग को रिसोर्स को अपना प्लान करना चाहिए। बेसिकली हर एक चीज़ों को एक प्लानिंग के तरीके से ही करना चाहिए। अगर आप कहीं घूमने भी, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं टूर पे जा रहे हैं, तो आप लोगों को उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है कि कैसे जाना है, कैसे मतलब उधर से आना है, टिकट्स का अरेंजमेंट, अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं कितना कपड़ा लगेगा, मतलब ऑल एंड एवरीथिंग यू हैव टू गेट अ प्रॉपर प्लान। आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए, कि कॉस्ट का मतलब कि कितना कॉस्ट लग रहा है, फिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ ले जाने लायक है, वहाँ पे ठंडी अगर पड़े तो विंटर के क्लोथ्स, समर है तो समर के क्लोथ्स। तो इस तरीके से हर एक चीज़ के प्लानिंग होता है। तो वैसे रिसोर्स के लिए भी कुछ प्लानिंग होते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि इन्वॉल्व रहता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटोरी। पहले हम एक बार अच्छा चलिए पढ़ लीजिए। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटोरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, जो कि आइडेंटिफाई करे एंड इन्वेंट करे, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन उनकी होनी चाहिए कि कौन सा रिसोर्सेज कहाँ पर पाया जाता है। ये सर्वे, मैपिंग और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन को भी यूज में रखता है। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। अब दूसरी हमारी होती है कि एक प्लानिंग स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए कि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कितनी है, स्किल कितना है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप कितने हैं उस रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, अब मैच करना चाहिए रिसोर्स को
कि हमारा कहीं हम लोगों ने रिसोर्स तो कहीं ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं, जितना हम लोग उस रिसोर्स से हम लोगों को फ़ायदा ना उससे ज़्यादा उसको निकालने में कॉस्ट लग जाए। या दूसरी चीज़, वो पूरे नेशन लेवल के लिए डेवलपमेंट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल ऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों की हमें खास ध्यान रखनी चाहिए। अब रिसोर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पेड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल इन डेवलपमेंट इन एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इंडिया कंसंट्रेट कर रही है कंसल्टेड एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस के बाद में। टू ओवरकम इरेशनल कंजम्पशन एंड, कि ऐसा भी हो रहा है कि बहुत जगहों पे जो रिसोर्सेज हैं उनका गलत यूज हो रहा है, मतलब कि वेस्टेज हो रहा है। वाटर का अगर आप ले लीजिए तो वाटर का वेस्टेज हो रहा है, वाटर का भी वेस्टेज हो रहा है, और भी बहुत चीज़ों का। तो इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को रखना चाहिए, यूज करना चाहिए। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एक नया टॉपिक है। कलर वाइट लिए थे, अब ग्रीन ले लिए हैं। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, दैट व्हाट इज रिसोर्सेज डेवलपमेंट। 16 मिनट का वीडियो हो चुका है। सो रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड, जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज किया जाता है ह्यूमन बींग्स से, जो कि इनडिस्क्रिमिनेटली दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जो कि मेजर प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। डिप्लीशन होता है रिसोर्सेज का, जैसे कि एक कोई इंडिविजुअल, उसने सारा अपना नीड को पूरा नहीं किया, मतलब नीड तो पूरा हुआ ही, लेकिन अपने उसने ग्रीड को भी पूरा कर लिया। ग्रीड मतलब लालच। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। फिर एक्यूमुलेट करना रिसोर्सेज का एक फ्यू हैंड्स में, जो कि कुछ ही हाथों में रहना, जो कि सोसाइटी को डिवाइड कर देता है रिच और पुअर में, कि एक के पास बहुत रिसोर्स है तो एक के पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये हमारा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को अपने ग्रीड के लिए लोगों ने कटिंग करना शुरू कर दिया, डिफॉरेस्टेशन करने लगे और उस पर अपना घर बनाने लगे, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए। अब एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो जो भी रिसोर्स होता है, रिसोर्स को एक प्रॉपर प्लान चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। हर एक रिसोर्स का मतलब पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए यूज करने के लिए। तो वहीं पे एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक टर्म आता है। इसका मतलब क्या होता है कि रिसोर्स को प्लान करो, लेकिन जो कि आज हमारा जो है वो भी अच्छे तरीके से रहे, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्स ख़त्म ना हो। एक बार इस लाइन को हम लोग पढ़ लेते हैं। Resource planning is essential for the life sustainable existence of all forms of life. Sustainable economic development means development should take place, जो डेवलपमेंट हो रहा हो, जो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको बिना डैमेज किए हुए, और प्रेजेंट के साथ साथ हम लोगों को फ्यूचर जनरेशन के भी नीड्स को पूरा करना है। इसलिए वो डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। जो कि जैसे कि आप लोगों ने आज वाटर का वेस्टेज करा, लेकिन आगे वाले पीढ़ी को वाटर, अगर आगे वाला जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को, हम लोगों का फ्यूचर जनरेशन को वाटर नहीं मिला, तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब लैंड एज अ रिसोर्स, न्यू टॉपिक इज लैंड एज अ रिसोर्स। लैंड as a रिसोर्स। लैंड एज आ रिसोर्स के बारे में अब हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं। तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, जो कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को हमारा मेंटेन रखता है। इंडिया में बहुत सारे वैरायटी के लैंड्स पाए जाते हैं, और
रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स आर शोन एज बिलो। जैसे कि देख लीजिए, मैंने एक चार्ट आपके लिए बनाया है, एनसीईआरटी का ये चार्ट है। ये जो हमारा स्किन कलर क्रीम कलर आप इसको कहिए, हमारा प्लेट्यू है, ठीक है, प्लेट्यूज है। नंबर से डिफाइन कर देते हैं 1 2 और अब 3। तो ये हमारा 3rd नंबर है, ये हमारा 1st नंबर है और ये हमारा 2nd नंबर है, ठीक है। प्लेन्स हमारे जो हमारे पास जो भी हैं वो 43% हैं, माउंटेन्स 30% है और प्लेट्यूज 27% हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछा भी जाता है हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ प्लेन्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ माउंटेन्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ प्लेट्यूज आर प्रेजेंट। तो आप लोग इसका भी आंसर दीजिएगा। अब लैंड रिसोर्स जो है यूज किया जाता है कुछ पर्पज के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट, जो भी लैंड अवेलेबल नहीं होते कल्टीवेशन के लिए, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, बैरन और वेस्ट लैंड। लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए भी यूज किया जाता है, फैलो लैंड्स, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स। एक सेकंड, अच्छा ये वाला मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको नहीं दिया है ना, इसमें नहीं है। सुनिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये वाला जो टॉपिक रहेगा इसको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा, कवर करूँगा, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए एक प्रॉपर बनाया नहीं था, बस मैंने कल हेडिंग लिख दी थी, तो जिससे आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं इस टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब लैंड को कैसे यूज किया जाता है इंडिया में, तो जो यूज होता है लैंड का वो फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर पे मतलब डिपेंड होता है। फिजिकल फैक्टर जो कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स पे डिपेंड होता है। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और कल्चरल और ट्रेडिशन पे डिपेंड होता है। ये जो डेटा बता रहा है हमको कि कितना जनरल लैंड कैटेगरी है। फॉरेस्ट की बात करें तो इसमें 18.11 है, इसमें 23.3 है। बैरन लैंड हमारे पास 18.11 5.5। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज हमारे पास 4.95 है और 8.7 है। तो ये जो चार्ट है आपको तभी समझ में आएगा जब तक आप वाला जो भी मैंने टॉपिक बताया है, तो इस चार्ट को और उस चीज़ को मैं एक साथ अभी एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में, जो कि आपका 2nd पार्ट रहेगा। अब लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स, व्हाट आर द लैंड डिग्रेडेशन एंड व्हाट आर देयर कंजर्वेशन मेजर्स। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग और ये इस सब चीज़ों से लैंड हमारा डिग्रेड हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, मतलब उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो हो रहा है उससे भी, वाटर पॉल्यूशन से भी लैंड हमारा ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए कुछ कंजर्वेशन है, जैसे कि एफॉरेस्टेशन करना और प्रॉपर मैनेजमेंट होना लैंड का यूज होने का। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग होने का। फिर प्लांट करना शेल्टर बेल्ट्स, इस्टेब्लिशिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ की माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना, प्रॉपर डिस्चार्ज करना और डिस्पोजल करना इंडस्ट्रियल एफिलमेंट्स का, कि जैसे कि जो आ रहे हैं वाटर उसको ठंडा, जैसे हॉट वाटर आ रहा है तो उसको वो कोल्ड वाटर में कन्वर्ट किया जाए, उसको थोड़ा सा देर ठंडा हुआ जाए, उसका जो फिल्टर करके तब लैंड पे छोड़ा जाए, ठीक है। तो यही सब हमारे मतलब कि लैंड यूज थे, मतलब कि कैसे हम लोग इसको बचाएं। अब स्टूडेंट्स, सॉइल एज रिसोर्सेज का जो टॉपिक है वो आपको विल बी डिस्कस्ड, सॉइल एज अ रिसोर्सेज विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। और जो एक टॉपिक आपका छूट गया है उसके बारे में भी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टिल देन थैंक यू। और आप लोगों को एक कम्युनिटी पोस्ट पे डेली एक क्वेश्चन अपलोड होता है जिसको आप लोगों को प्लीज़ सॉल्व किया करिए, जिससे आपका MCQ क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली, कभी कभी 1-2 वर्ड वाले आंसर्स रहते हैं जिसको आपको कमेंट करना रहता है, नहीं तो आपको बस केवल जो वोटिंग टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं उसी तरह रहते हैं। आप लोग उसको मतलब कि क्या करिए, और हम लोग हर एक चीज़ इस चैनल पर आ रहे हैं, तो चैनल पर ला रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देख लिया करिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।